दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है अनुसूचित जाति के भूमिधरों के द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। दोस्तों टॉपिक ही क्लियर है कि आज का मेरा कुल फोकस अनुसूचित जाति के विक्रय पर प्रतिबंध से है। यानी आज हम लोग विस्तार से इस टॉपिक पे बातें करेंगे। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी देर न करते हुए सीधे मैं टॉपिक पे पहुंचता हूं। क्या अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी अन्य यानी किसी गैर अनुसूचित व्यक्ति को जमीन बेच सकता है या नहीं बेच सकता? अगर बेचेगा तब क्या होगा, और अगर बेचने से पहले कोई परमिशन लेना अनिवार्य है या नहीं? दोस्तों इस टॉपिक पर आज हम लोग विस्तार से बातें करेंगे। दोस्तों टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही जमीन बेच सकता है, यानी गैर अनुसूचित को वो बेच नहीं सकता। इसके लिए कुछ परमिशन की आवश्यकता होती है। वो परमिशन कहां लेना होगा, किस प्रपत्र पर उसे आवेदन करना होगा, इसे आइए समझते हैं। दोस्तों अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो बैनामा करेगा या दान करेगा वो किसे करेगा, या बंधक रहेगा, तो क्या वो डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को, सामान्य वर्ग या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को दे सकता है? नहीं। जब भी करेगा वो किसे करेगा? एससी के व्यक्ति को ही करेगा, यानी शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को ही वो करेगा। अगर अन्य को करेगा तो परमिशन लेना पड़ेगा। कैसा परमिशन? ये परमिशन इस प्रकार का रहेगा कि मुझे अपनी जमीन को गैर अनुसूचित व्यक्ति को बेचना है, तो इसके लिए परमिशन किससे लेना होगा? कलेक्टर महोदय से लेना होगा। कलेक्टर महोदय से वो परमिशन किस शर्तों पर मिल सकता है? इसके लिए विस्तार से राजस्व संहिता नियमावली 2016 में नियम 99 में दिया गया है। दोस्तों राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 में यह बताया गया है क्या कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा विक्रय पर प्रतिबंध, यानी किसके विक्रय पर? गैर अनुसूचित व्यक्ति के विक्रय पर प्रतिबंध। अगर कोई व्यक्ति बेच देता है तब क्या होगा? उसे अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन लिए बेच देगा तो उसकी जमीन राज्य सरकार के अंतर्गत निहित कर ली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति परमिशन नहीं लेता है और फिर भी वो बेचने का प्रयास करता है तो ऐसी दशा में उसकी जमीन को राज्य सरकार के अंतर्गत समाहित कर लिया जाएगा। क्या कंडीशन है दोस्तों, क्या कंडीशन है कि वो अपनी जमीन को बेचेगा? पहली कंडीशन तो ये जान लीजिए कि उसे परमिशन में यह ध्यान देना होगा, आरसी प्रपत्र 27। ये प्रपत्र 27 क्या है? इस प्रपत्र के अंतर्गत वह यानी अनुसूचित जाति का व्यक्ति एक आवेदन देगा। किसे आवेदन देगा? कलेक्टर महोदय को आवेदन देगा। दोस्तों अगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा दान या विक्रय के संबंध में अगर मांग की गई है तो इसके लिए उसे आरसी प्रपत्र 27 में कलेक्टर महोदय के यहां आवेदन करना होगा। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अलावा कहीं और वो बंधक रखना चाहता है तो इसके लिए वो आरसी प्रपत्र 28 में आवेदन करेगा। अगर वह अपने भूमिधरी को पट्टे पर देने के लिए प्रयास करता है तो इसके लिए उसे परमिशन के रूप में आरसी प्रपत्र 29 में आवेदन करना होगा। दोस्तों कलेक्टर महोदय जब आवेदन प्राप्त करेंगे तो वो इसकी जांच के लिए नायब तहसीलदार से नीचे के व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे, यानी मिनिमम क्राइटेरिया इसके लिए नायब तहसीलदार तक है। किसके लिए? प्रार्थना पत्र की जांच करवाने के लिए। यानी कलेक्टर महोदय को जब प्रार्थना पत्र मिलेगा तो वो मिनिमम नायब तहसीलदार को नियुक्त करेंगे इस आवेदन पत्र की जांच करने के लिए। जब ये आवेदन पत्र में वो जांच क्या करेंगे कि उसके द्वारा जो भी बिंदु दिए गए हैं क्या वो सही है या नहीं। यानी उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि वो कुछ बिंदु दिए गए होते हैं। वो बिंदु क्या होते हैं जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति का व्यक्ति जमीन का विक्रय करने के लिए परमिशन पा सकता है। उनमें से प्रथम बिंदु यह है कि
उसके द्वारा दिए गए तथ्यों का सत्यापन नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा किया जाएगा। पहला बिंदु यह है। दूसरा यह है कि उन परिस्थितियों की विस्तृत आख्या जो उनके द्वारा चाही गई है उसका वो नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा। यानी ये रिपोर्ट जो होगा वो 2 प्रतियों में कलेक्टर महोदय को उपलब्ध कराया जाएगा। फिर क्या होगा, क्यों 2 प्रति में, उनमें से एक प्रति को अगर जो भी भूमिधर, जो भी अनुसूचित जाति का भूमिधर विक्रय करना चाहता है जिसके द्वारा आवेदन किया गया है, उसकी एक प्रति को वो कलेक्टर महोदय के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे कोई भी शुल्क चुकाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये जो जांच नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा की जाएगी वह आवेदन के, यानी आवेदन के आदेश देने के उपरांत, आवेदन पर आदेश देने के उपरांत 15 दिवस के अंदर, आदेश से 15 दिवस के अंदर उनको यह रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को सौंपना होगा। दोस्तों, आवेदक कलेक्टर महोदय के कार्यालय से एक प्रति प्राप्त करने के उपरांत 1 सप्ताह के अंदर अगर उसे आपत्ति दाखिल करना है, यानी जो भी रिपोर्ट प्रेषित की गई है यदि उस पर वो नाखुश है, यानी उसे संतुष्टि नहीं है, तो 1 सप्ताह के अंदर उसे आपत्ति दाखिल करना होगा। यदि कलेक्टर महोदय को यह समाधान हो जाता है कि जो भी आपत्ति दाखिल की गई है उसमें क्या सही है क्या गलत, तो उनके द्वारा इस पर से आदेश दोबारा पारित किया जाएगा। दोस्तों, इस आदेश को पारित करने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु, 4 प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। वो प्रमुख बिंदु क्या है जिस पर आख्या प्रेषित करनी होती है। यदि उनमें से कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पर से किन्हीं में से एक अगर हो जाएगा, दोस्तों 4 प्रमुख बिंदु हैं। किन बिंदुओं पर आख्या प्रेषित की जाएगी उसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, यदि कोई खातेदार किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या उस खातेदार के परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो इस दशा में कलेक्टर महोदय के द्वारा उसे जमीन विक्रय का आदेश, अनुज्ञा प्रदान किया जाएगा। यदि उनको यह समाधान होता है कि उसकी बातें सही हैं, तब इस संबंध में काश्तकार के द्वारा, यानी उस अनुसूचित जाति के भूमिधर के द्वारा किसी फिजिशियन या सर्जन की रिपोर्ट जो होगी उनके सामने मेडिकल रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी। दोस्तों, अगला पॉइंट मेरा यह है कि कब वो अपने जमीन को विक्रय कर सकता है, उसे ध्यान सुनिएगा। यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति गैर जिले में नौकरी या व्यवसाय या व्यापार करता है और उसका जो घर है किसी अन्य जिले में पड़ता है, इस दशा में वह अपनी जमीन का विक्रय किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यानी ये ध्यान रखिएगा, क्यों प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हो सकता है वो यह कहेगा कि मेरी जमीन इस गांव में है, मैं इस गांव का निवासी हूं, लेकिन वर्तमान समय में मैं फला जगह या अन्य राज्य में निवास कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे वहां पर नौकरी करनी है, मुझे वहां पर व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, मैं यहां से पलायन करके दूसरे जगह जाना चाहता हूं, इसलिए मुझे यहाँ की संपत्ति को बेचनी है। इस दशा में मुझे अनुज्ञा प्रदान की जाए। यानी दूसरी कंडीशन क्लियर हो गई कि वो अगर कहीं अन्य पलायन करने वाला है, उस दशा में भी वह अनुज्ञा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया कि किस दशा में अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुज्ञा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों कि आवेदन के दिनांक पर यदि आवेदक के द्वारा कुल क्षेत्रफल जो उसके पास है यदि 1.26 हेक्टेयर से कम अगर है, यदि उससे कम हो जाता है तो वो जमीन बेचने के लिए अपात्र हो जाएगा। यानी उससे ऊपर है तो वो परमिशन प्राप्त कर सकता है। यानी दोस्तों, ये कहने का मतलब यह है कि ऐसे अंतरण के उपरांत यदि किसी भूमिधर का भूमि का क्षेत्रफल
1.26 हेक्टेयर से कम नहीं होता है तो वह इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों चौथा पॉइंट यह है दोस्तों, कब अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरे को वसीयत कर सकेगा या दान कर सकेगा। इसके संबंध में ध्यान रखिए कि यदि कोई जो धारा 108 यानी राजस्व संहिता की धारा 108 उपधारा 2 के खंड क और धारा 110 खंड क में जो भी उत्तराधिकारी दिए गए होंगे, अगर उनमें से कोई नहीं होता, अगर उसमें से कोई नहीं है तो वह किसी अन्य गैर व्यक्ति को क्या कर सकता है, अपना वसीयत करने के लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कुछ बारीकियां जो बारीकियां हैं इसमें वो आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी जमीन या बैनामा लेना है आपको, तो ये ध्यान रखिए कि अगर एससी से ले रहे हैं तो ये भी ध्यान देना है कि क्या उसने अनुज्ञा प्राप्त की है या नहीं। अगर अनुज्ञा नहीं प्राप्त की है तो ऐसे जमीन लेने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों यदि जमीन, अगर जो काश्तकार है अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, यदि उसने अपनी जमीन का धारा 80 कराया हुआ है, यानी उसने अपनी जमीन को अकृषक कराया हुआ है, तब इस दशा में वह अपनी जमीन को किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेच सकता है। दोस्तों यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी आबादी का जमीन का विक्रय करना चाहता है तो ऐसी दशा में भी वह किसी गैर अनुसूचित व्यक्ति को बेच सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बैनामा में अगर कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति है तो वह किसी भी सामान्य वर्ग के या अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को बैनामा कर सकता है, और कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति है तो वह भी किसी भी एससी एसटी व्यक्ति को, चाहे ओबीसी व्यक्ति को बैनामा कर सकता है। लेकिन बैनामा सबसे ले नहीं सकता, वह एससी एसटी व्यक्ति से बैनामा ले नहीं सकता, कर सकता है लेकिन ले नहीं सकता। उसी प्रकार से ओबीसी के लिए भी वही रूल है, लेकिन एससी के लिए वह बैनामा ले तो सकता है लेकिन किसी अन्य को बैनामा कर नहीं सकता। दोस्तों मैंने क्या बताया कि अगर कोई अनुसूचित जात का व्यक्ति है तो वह किस धारा में अंतरण नहीं कर पाएगा, धारा 98 किस संहिता में, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 98 में दिया गया यह प्रावधान। दोस्तों नियमावली में कौन सा नियम काम करता है इसके लिए, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता नियमावली की नियम 99 इसके लिए बना हुआ है, जिसमें प्रावधान दिए गए हैं कि कैसे कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन का विक्रय कर सकता है। कौन से प्रारूप बने हुए हैं दोस्तों, इसके लिए 3 प्रारूप थे। कौन कौन से, आरसी प्रपत्र 27, आरसी प्रपत्र 28 और आरसी प्रपत्र 29। अगर बैनामा वाला कौन सा है, विक्रय करने के लिए कौन सा प्रपत्र रहेगा, वह दान और विक्रय के लिए प्रपत्र 27 रहेगा।